जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। राम राम सा किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पशु मेलों की जानकारी के बारे में, पर इससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चुका है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों से कहा बस्सी में कृषि पर्यटन की बनाए योजना। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा प्रकृति संरक्षण के लिए अपनाए जैविक खेती। और किसान भाई खजूर में पत्ती धब्बा रोग का करें नियंत्रण। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने बस्सी में कृषि अधिकारियों को कृषि पर्यटन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और उपाध्यक्ष दीपचंद खारिया ने जयपुर जिले के बस्सी स्थित उत्कृष्टता केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही ओलिटिया जैतून चाय फैक्ट्री का भी भ्रमण किया। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित उत्कृष्टता केंद्र पर अध्यक्ष खंडेला ने संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, शेड नेट, पॉली हाउस के साथ साथ हर्बल खेती के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र पर सुविधाओं को देखते हुए उत्कृष्टता केंद्र पर कृषि पर्यटन शुरू करने संबंधी योजना तैयार करने के निर्देश ROCL के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी के नजदीक होने से यह सेंटर कृषि पर्यटन का उत्कृष्ट मॉडल बन सकता है। आज हर कोई शहर की चकाचौंध से दूर भाग रहा है। इस अवसर को हमें पहचानने की जरूरत है। ROCL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SS शेखावत ने बताया कि ओलिव के साथ उत्कृष्टता केंद्र पर विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जा रही है। खीरा, जुकनी, टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च सहित ज़्यादा आय देने वाली सब्जियों का उत्पादन लिया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ओलिटिया फूड का भी निरीक्षण किया। यहाँ धर्मपाल गढ़वाल ने जैतून पत्तियों से तैयार चाय के साथ साथ लोशन, शैम्पू, हेयर कंडीशनर आदि उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। बीकानेर में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में SKRAU के अनुसंधान निदेशक ने कहा कि जैविक खेती पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ जल, जंगल और जमीन के लिए भी सुरक्षित है। कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जैविक उत्पाद विषय पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 21 दिवसीय यह प्रशिक्षण भारतीय कृषि कौशल परिषद नई दिल्ली के द्वारा प्रायोजित था। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को जैविक खेती, जैविक खाद, जैव कीटनाशक और जैविक उत्पादों से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण समापन समारोह को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर PS शेखावत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। जैविक खेती मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर SR यादव ने किसानों को जैविक खादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, साथ ही कार्बन भी बढ़ता है। इससे फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर दाताराम ने किसानों को ट्राइकोडर्मा से होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने किसानों को ट्राइकोडर्मा उत्पादन और उपयोग के बारे में प्रायोगिक जानकारी दी। किसान भाइयों, खजूर की खेती में पत्ती धब्बा रोग नुकसान पहुंचाता है। आप उचित कृषि रसायनों का उपयोग कर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में करीब 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर की खेती हो रही है। खजूर के बेहतर उत्पादन के लिए समय पर कीट रोग रोकथाम की जरूरत है। किसान भाइयों, इस फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होता है। रोग की शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। रोग नियंत्रण के लिए ग्रसित पत्तियों को काटकर नष्ट कर दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पखवाड़े के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें।
किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था आज हम बात करेंगे राजस्थान में पशु मेलों की जानकारी के बारे में। राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन कब किया जाता है, किस समय किया जाता है और साल में कितनी बार इस मेले का आयोजन होता है। आइए इस विषय पर लेते हैं विस्तृत जानकारी डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा से। पशुपालक भाइयों व बहनों को राम राम। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश का या राजस्थान का एक गौरवमयी और वीरभूमि इतिहास रहा है, जहां पशुधन किसान का धन हुआ करता था और पशु का लालन पालन पोषण भी इंसानों की तरह ही किया जाने लगा है। अब पशुपालक भाइयों, ये समृद्ध पशुधन संपदा के जो विपणन के लिए जो है पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अब पशुपालक भाई, ये जो मेले हमारे आयोजित होते हैं, इनके अंदर क्या है कि कुछ तो जो है हमारे जैसे लोक देवता के नाम पे आयोजित होंगे या धार्मिक पर्वों के आधार पे जो है उनसे जुड़े हुए हैं या किसी जो है पौराणिक इतिहास से जुड़े हुए मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब पशुपालक भाइयों की ये मेले कौन कौन से हैं, तो पशुपालक भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो है कि नागौर के अंदर, नागौर ज़िले के अंदर हमारी नागौरी नस्ल जो है वो विश्व विख्यात नस्ल है और खेती के लिए बहुत ही उन्नत किस्म की नस्ल मानी जाती रही है। तो इसी नागौरी नस्ल के चलते नागौर ज़िले के अंदर जो है प्रतिवर्ष जो है 3 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। अब ये मेले कौन कौन से हैं, देखिए पशुपालक भाइयों, पहला जो है कि श्री रामदेव पशु मेला नागौर। ये मेला जो है कि नागौर में ही जो है कि नागौर से सटा हुआ जो मानासर गाँव है वहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और तकरीबन अगर माने तो अपन इसको जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के शुरुआती दौर के अंदर हर साल ये मेला आयोजित होता है। या यूँ कहें कि हम माघ शुक्ल जो है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी एकम से लेके और माघ शुक्ल पूर्णिमा तक का ये मेला आयोजित होता है। इसके बाद बात करें वैसा कि अपने जो है कि परबतसर मेले की, वीर तेजा जी पशु मेला परबतसर। इस पशु मेले का आयोजन जो है कि नागौर ज़िले के परबतसर कस्बे के अंदर आयोजन होता है और यह पशु मेला राखी वाले दिन से यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेके और भाद्र पक्ष की अमावस्या तक प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अब पशुपालक भाइयों, तीसरा मेला आता है बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी। अब ये पशु मेला नागौर ज़िले के मेड़ता सिटी में आयोजित होता है और यह मेला अभी जो चैत्र शुक्ल की जो है एकम से ये प्रारंभ होने जा रहा है, या हम यूँ कहें कि 2 अप्रैल से यह मेला अभी शुरू होने जा रहा है और 16 अप्रैल तक यह मेला चलेगा। तो पशुपालक भाइयों, आने वाले मेलों में जो है कि ये बलदेव पशु मेला है। और दूसरी बात करते हैं कि बाड़मेर ज़िले के अंदर, बाड़मेर ज़िले में अभी हाल ही में तिलवाड़ा जो ग्राम पंचायत है उसकी लूनी नदी के पाट में एक विश्व विख्यात मेला भरता है, जिसे श्री मल्लीनाथ पशु मेले के नाम से जाना जाता है। यह पशु मेला जो है 28 मार्च से विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुका है और यह मेला 12 अप्रैल तक चलेगा। तो पशुपालक भाइयों, तिलवाड़ा मेले की बात करें तो तिलवाड़ा मेले के अंदर वहाँ कांकरेज नस्ल के उत्तम जो है बैल या ऊंट, और जहाँ गुड़ामालानी जो क्षेत्र है बाड़मेर ज़िले का, वहाँ के मालानी घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये बहुतायत जो है संख्या के अंदर वहाँ पशु आते हैं और वहाँ पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अब पशुपालक भाइयों, तिलवाड़ा का मेला अपना हो गया या नागौर के जो 3 मेले मैंने आपको बताया। इसके अलावा अपने कौन कौन से मेले हैं जिनका आयोजन होता है, तो 2 पशु मेलों का आयोजन झालावाड़ ज़िले के अंदर किया जाता है। झालरापाटन जो कस्बा है वहाँ गोमती सागर और चंद्रभागा। गोमती सागर पशु मेला पशुपालक भाइयों ये होता है कि बैसाख शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी से चालू होके और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक आयोजित होता है। और इसी प्रकार चंद्रभागा की बात करें तो चंद्रभागा जो है कार्तिक माह की जो है एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके और मार्गशीर्ष पंचमी तक यह मेला आयोजित होता है। यह मेला भी जो है कि वहाँ जो धार्मिक जो है चंद्रभागा नदी है, गोमती सागर जो हैं, इनको जो है कि काफ़ी पवित्र माना है। जनता जो है यहाँ पे पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन जो है कि काफ़ी स्नान करती है और पशुओं का यहाँ क्रय विक्रय भी होता है। अब पशुपालक भाइयों, इन सब के अलग जो हैं बात करें विश्व विख्यात जिसके पुष्कर पशु मेले की बात करते हैं, तो पुष्कर पशु मेला भी जो है वो कार्तिक शुक्ल जो है पक्ष की एकम से शुरू होकर मार्गशीर्ष द्वितीय तक ये पशु मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अब पशुपालक भाइयों, पुष्कर पशु मेले के अंदर आपके गिर नस्ल के आपको बैल मिलेंगे, आपको ऊँट जो है जैसलमेरी और बीकानेरी नस्ल के ऊँटों का क्रय विक्रय किया जाता है और घोड़े भी यहाँ काफ़ी तादाद के अंदर
क्रय विक्रय के लिए आते हैं। अब पशुपालक भाइयों, इसके अलावा जो है कि भरतपुर के अंदर जो है हमारे एक जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला के नाम से विश्व विख्यात मेला आयोजित होता है। यह मेला जो है कि महाराजा कृष्ण सिंह जो हैं उन्होंने अपने जो दादा जसवंत सिंह जी के याद में जो है शुरू किया था। शुरुआती दौर में यह पशु हाट के रूप में ही चला, लेकिन आज जो है कि बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। यहाँ जो है कि भैंसों का जो क्रय विक्रय है, भैंस जो हैं वो काफ़ी तादाद में होता है और इसके अलावा ऊँट भी आते हैं और हरियाणा नस्ल के बैल भी यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। अब पशुपालक भाइयों आते हैं हनुमानगढ़ ज़िले पे। हनुमानगढ़ ज़िले के गोगामड़ी क्षेत्र के अंदर जो है कि गोगा पीर का जो है स्थल है, जहाँ पे प्रतिवर्ष जो है 1 महीने के लिए पशु मेला आयोजित होता है। और ये पशु मेला जो आयोजित होता है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेके और भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा है तब तक आयोजित होता है। इस मेले में पशुपालक भाइयों बड़ी तादाद के अंदर ऊँट आते हैं। मतलब हम ये कहें कि वहाँ जितने भी पशु आते हैं उसमें से लगभग जो है कि 90% से ऊपर का जो है वो ऊँटों का ही क्रय विक्रय होता है और ऊँट ही अधिकांश पशु हैं जो उस मेले में आते हैं। गोगा पीर जो कि हमारे जो हैं पशुपालक भाइयों या भाईचारा आपसी सद्भाव का बहुत बढ़िया जो है एक अनूठा मिसाल जो है वहाँ देखने को मिलती है। तो पशुपालक भाइयों ये तो हमारे जो पशु मेले हैं ही। इसके अलावा करौली के अंदर जो है महाशिवरात्रि पशु मेला जो अभी हाल ही में आयोजित हो चुका है। तो ये जो करौली वाला पशु मेला है इसके अंदर भी ऊँट और हरियाणा नस्ल के जो हैं कि बैल काफ़ी तादाद में आते हैं। यह पशु मेला जो है माघ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर और कृष्ण पक्ष की जो है सप्तमी तक आयोजित होता है। अब पशुपालक भाइयों हमारा जो प्रदेश है पशुधन की दृष्टि से बहुत ही संपन्न और समृद्ध प्रदेश है। यूँ कहें कि आज भारतवर्ष में जो है हमारा राजस्थान राज्य जो है पशुधन संपदा की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। पशुपालक भाइयों शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसा कि बाड़मेर ज़िला है, तो बाड़मेर ज़िला हमारा जो है पशुधन की दृष्टि से सबसे अग्रणीय ज़िला है। यहाँ पशुधन संपदा अथाह है और पशुपालक भाइयों ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम जो हैं ऊँट और बकरियों की जो संख्या के अंदर देश के अंदर सिरमौर बने हुए हैं। यानी यूँ कहें कि हम जो है प्रथम स्थान पे हमारे यहाँ बकरियाँ और ऊँटों की जो संख्या है वो है। पशुपालक भाइयों इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऊँटों की जो संख्या है वो निरंतर थोड़ी कम हो रही है। तो पशुपालक भाइयों इसके लिए जो है कि विभाग प्रयासरत है और इनकी जो है कि संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए इसके लिए ऊष्ट कल्याण शिविरों का जो है आयोजन किया जा रहा है। मेरा ऊष्ट पालकों से या ऊँट पालक भाइयों से आग्रह है कि विभाग द्वारा ऊष्ट कल्याण शिविर जहां आयोजित होते हैं वह आवश्यक रूप से इस मेले के अंदर भाग लें और अपने पशुओं का जो है कि सर्रा जैसी बीमारी से उनको मुक्त कराएं या खुजली जो खाज खुजली की समस्या होती है तो इनसे इनका इलाज आवश्यक रूप से कराएं। अब पशुपालक भाइयों ये तो हो गई मेलों की बात। अब इन मेलों में जो चीज़ है कि सबसे बड़ी गतिविधि जो होती है कि वो हमारे उन्नत नस्ल की जो पशुधन आता है उन पशुधन के लिए जो है कि पशु प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। इन पशु प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो है कि उन्नत नस्ल के जो पशु पाल रहे हैं हमारे ऐसे पशुपालक भाइयों को सम्मान भी मिलता है, एक पहचान भी मिलती है। तो पशुपालक भाई उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसके अलावा उन पशुपालकों को देख के मेले में आने वाले दूसरे पशुपालक भी अच्छे नस्ल के पशु रखने की ओर प्रेरित होते हैं। तो विभाग का ध्येय यही है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करके और उन्नत नस्ल के पशु पालने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए। अब इन प्रोत्साहन के अंदर जहां उनको पारितोषिक स्वरूप तो जो है प्रशस्ति पत्र और जो है नगद राशि दी ही जाती है। मैं पशुपालक भाइयों यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ भामाशाह आगे आए हैं और ऐसे पशुपालकों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है अपनी तरफ से घोषणाएँ भी कर रहे हैं। जैसा अभी हाल ही में मैंने सुना था कि तिलवाड़ा मेले के अंदर जो है ये प्रथम जो स्थान पाने वाले पशुपालक है उनको 1 किलो चांदी जो है पारितोषिक स्वरूप इन भामाशाहों द्वारा प्रदान की जाएगी। द्वितीय स्थान पर आने वाले जो पशुपालक हैं उनको आधा किलो चांदी की बात कर रहे हैं और तृतीय स्तर पे जो उनको पाव भर चांदी की। तो पशुपालक भाइयों यहाँ जो है कि भामाशाह भी जो आगे आ रहे हैं कि हमारे पशुपालक भाई अच्छे नस्ल के उन्नत पशु पालें और अधिक लाभ उनसे प्राप्त करें। अब पशुपालक भाइयों की लाभ की बात है या विभागीय योजनाओं की बात है तो इसमें थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पूरे राज्य में हमारे राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो पशुपालक भाइयों जहाँ पहले ये सशुल्क होता था अभी
कृत्रिम गर्भाधान जो है गाय भैंसों में बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। आप इस योजना के तहत हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में अथवा उपकेंद्र में संपर्क करें और अपने पशु को जो है कृत्रिम गर्भाधान कराएं। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब ये शर्त जो है इसके पीछे कि हम हमारे पशु का जो है कि पूरा लेखा जोखा रखें कि हमारा पशु कब ताव में आता है, कब गर्भित होता है, कब वो ब्याता है, कब कब उसके जो है स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से टीके लगते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो हमारे पशुओं को एक 12 अंकों का जो है डिजिट जो है, ये एक टैग 12 अंकों के डिजिट का जो है एक टैग जो है पशु के कान में लगाया जाता है। तो पशुपालक भाइयों, मेरी आपसे अपील है कि आप कृत्रिम गर्भाधान जब भी कराएं तो ये इनाफ योजना इसके जो एंट्री होगी या इसके अंदर जो है कि हमें पूरा इंदिराज जो है इसमें किया जाएगा, तो उसके लिए आप अपने पशु को 12 डिजिट का यह टैग अवश्य लगवाएं। हाँ, यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपने अपने पशु को टैग नहीं लगवाया तो आपको ये जो निःशुल्क सेवा जो कृत्रिम गर्भाधान की मिल रही है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए पशुपालक भाइयों, आप जो है टैग अवश्य लगाएं। इसी तरह से एफएमडी रोग मुक्त प्रदेश को जो है एफएमडी रोग मुक्त करने के लिए गो और भैंस वंशीय पशुओं के अंदर टीकाकरण किया जा रहा है। तो यह टीकाकरण भी जो है कि आपको इसके लिए भी टैग लगाया जाना अनिवार्य है। तो पशुपालक भाइयों, मेरा आपसे यही है कि हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, यानी समय पे हम उनको संक्रामक रोगों से बचा सकेंगे। तो उसके लिए हमें जो है कि टीकाकरण समय समय पर पशु का टीकाकरण कराना आवश्यक है। पशुओं की नियमित रूप से जांच कराएं। और इसके अलावा कि जो कृमिनाशक है, प्राय देखा जाता है कि पशुओं के अंदर जो है पेट के कीड़ों की समस्या हो जाती है, जिससे पशुधन उत्पादन में जो है गिरावट आती है। तो इसके लिए भी पशुपालक भाई पशु चिकित्सक से संपर्क करके और अपने पशुओं को जो है कृमिनाशक दवा पिलाएं। और यह अगर आप 4-4 माह के अंतराल पे करते रहेंगे ऐसा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके पशु के लिए। तो पशु जहाँ स्वस्थ रहेगा तो उससे हम उत्पादन भी बहुत अच्छा ले सकते हैं। इसी के लिए दूसरा आप महत्वपूर्ण विषय आता है कि पशु की स्वस्थता के साथ साथ जो आते हैं कि पशु को संतुलित पशु आहार खिलाया जाए। तो पशुपालक भाइयों, जब तक पशु को संतुलित आहार नहीं मिलेगा, यानी जो भी मात्रा उसके अंदर जो है कि खनिज तत्वों का मिश्रण हो गया या हमारे सूखे चारे की बात हो गई या दाना बाटा जो है उसका मिश्रण हो गया, तो ये जब एक पर्याप्त और एक सही अनुपात में नहीं होगा तब तक जो है कि हम समुचित या उचित दोहन जो है उसका नहीं ले पाएंगे, जिससे जो है कि पशुपालक को तो आर्थिक हानि होगी और इसका जो है कि फ़र्क जो है पशुपालक की आय या उसके ऊपर भी पड़ता है। तो पशुपालक भाइयों, सबसे बढ़िया चीज़ है समय पे जो है पशुओं को जो है कि रोग मुक्त रखें, स्वस्थ रखें, समय पे उनको जो है संतुलित पशु आहार खिलाएं। और इसके अलावा जो चीज़ है समय समय पर टीकाकरण कराते रहें। और इसके लिए अलावा जो है आपको बताया कि कृमिनाशक दवा जो है वह भी पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अवश्य उनको पिलाते रहें। अब पशुपालक भाइयों कि भारत सरकार के तहत जो है कि पशुपालन गतिविधियों के लिए जो है एक उद्यमिता पोर्टल के तहत जो है कि पशुपालक भाई जो हमारे भेड़ बकरी की इकाई स्थापित करना चाहते हैं या जो है मिक्स फीड जो है या जिसको मिश्रित आहार जो है पशुओं के लिए बना के उसकी इकाई स्थापित करना चाहते हैं या कुक्कुट फार्म जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे पशुपालक भाई भारत सरकार द्वारा जो है कि उनकी जो वेबसाइट है और राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से जो है कि आप इस संबंध में विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आप करके और लाभ उठा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुपालन व्यवसाय हमारे लिए जो है लाभदायक रहेगा ही रहेगा। अब पशुपालक भाइयों, जहाँ पशुधन संपदा की बात कर रहे हैं तो पशु, जैसा कि मैंने बताया कि ऊँट के और बकरी के लिहाज से राजस्थान का जो प्रदेश है वो सबसे समृद्ध और या यूँ कहें कि देश में प्रथम स्थान के ऊपर हैं हम इस दृष्टि से, और कुल पशुधन की दृष्टि से राज्य जो है कि दूसरे स्थान के ऊपर है। अब पशुपालक भाइयों, ये है हमारा सौभाग्य है कि आज प्रदेश के अंदर जो है हमारे पास इतनी अच्छी नस्लें विद्यमान हैं जिनके बारे में जैसे कि आप थारपारकर कहें तो बहुत अच्छी नस्ल, दुधारू नस्ल की गाय हैं और ये प्राय अपने जैसे जैसलमेर जो क्षेत्र है या जैसलमेर क्षेत्र से जो सटा हुआ जोधपुर क्षेत्र है, यहाँ पे हमें जो है थारपारकर नस्ल की गायें हैं
और जालोर ज़िले के अंदर जो है, जालोर हो गया या बाड़मेर हो गया, जालोर ज़िले का सांचौर क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कांकरूच नस्ल जो है वो दूध की दृष्टि से और ड्रॉट पावर की दृष्टि से बहुत बढ़िया मानी जाती हैं। अब पशुपालक भाइयों, ऐसा तो आप जानते हैं कि हमारा जो है नागौरी नस्ल के बैल जो हैं खेती के लिए बहुत ही बढ़िया और ताकतवर बैल होते हैं, जिनकी जो है कि हमारे जो है सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ बहुत भारी मांग होती है, बिहार है, यहाँ क्या चावल की खेती में बहुत ही उपयोगी ये बैल होते हैं। गिर नस्ल की जो गायें हैं वो प्राय अजमेर क्षेत्र में मिलती हैं। यूँ तो मूल क्षेत्र उनका गुजरात है, लेकिन गिर गायें जो हैं अजमेर क्षेत्र में भी बहुतायत में मिलती हैं। झालावाड़ क्षेत्र में मालवी नस्ल जो है कि अच्छी नस्ल है वो मिलती है, और आप बीकानेर की बात करेंगे तो राठी नस्ल की। तो पशुपालक भाइयों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो हैं उन्नत नस्ल के जो हैं शुद्ध पशुओं का लालन पालन करें, और समय समय पर पशुओं को संक्रामक रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और पशु स्वस्थता और संतुलित पशु आहार खिलाएँ। तो मेरा विश्वास है निश्चित रूप से जो है आपकी जो है आय में अभी वृद्धि होगी। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।